मॉर्निंग बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल्स, जिनमें हम एल्कोहलों का वर्गीकरण समझ चुके हैं और एल्कोहल में पाए जाने वाली समायोजताओं के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एल्कोहलों की विरचन विधियाँ, यानी कौन कौन से विधियाँ हैं या कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनसे हम एल्कोहलों का निर्माण या उनका संश्लेषण कर सकते हैं, उनका विरचन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल दो ही कंपाउंड्स देखेंगे जिनसे हम एल्कोहलों का निर्माण करेंगे, जिसमें पहला है हेलो एल्केनों के जल अपघटन से। इस रिएक्शन को हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं जब हमने हेलो एल्केनों की अभिक्रियाएं पढ़ी थी। ठीक है ना। हेलो एल्केनों का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है यानी कि जल अपघटन किया जाता है, किसके द्वारा? या तो जलीय NaOH के द्वारा, या KOH के द्वारा, या नम Ag2O। नम Ag2O किस रूप में व्यवहार करता है? AgOH के रूप में। तो इन तीनों में से किसी से भी जब RX यानी कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का जल अपघटन करवाते हैं तो एल्कोहल बनते हैं। ठीक है ना। तो RX को हमने या तो NaOH एक्वेटिक का मतलब आपको पता है जलीय होता है, या KOH एक्वेटिक, या नम Ag2O जो AgOH के रूप में व्यवहार करता है के साथ उबालते हैं तो RX में से X की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है OH और एल्कोहल बन जाते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए CH3CH2Cl प्लस NaOH, ये जलीय लिया है, या हम इसकी जगह KOH भी ले सकते थे। इसके साथ जब उबाला तो OH इसके स्थान पर आ गया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये जानते हैं हम। नाभिक किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो Cl के स्थान पर OH का प्रतिस्थापन हो जाएगा और एथेनॉल बन गया। ये एथिल क्लोराइड, ये क्लोरोइथेन था, उससे इथेनॉल बन गया। ऐसे ही अगर हमने CH3CH2CH2Br यानी एक प्रोपिल ब्रोमाइड है, इसको नम Ag2O के साथ अभिक्रिया करवाई, नम सिल्वर ऑक्साइड जो व्यवहार किस रूप में करेगा? AgOH के रूप में। तो यहाँ से Br तो इस Ag के साथ बाहर निकल जाएगा और OH इसकी जगह जुड़ जाएगा, इसका OH था जैसे, तो ये प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है ना। ये रिएक्शन हमारी पड़ी हुई है, जानी पहचानी है रिएक्शन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। केवल हेलो एल्केन जलीय क्षार के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल देती हैं। ठीक है ना। दूसरा जो रिएजेंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एल्कीन। ठीक है ना। एल्कीन का मतलब क्या होता है? एल्कीन का मतलब होता है जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना। तो एल्कीनों से हम एल्कोहलों का निर्माण कैसे करेंगे? तो देखिए, पहले हम ये समझें कि हमें एल्कीनों को परिवर्तित करना है इसमें, और इसमें परिवर्तित करना है तो यहाँ पर इनकी संयोजकताएं पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि ये असंतृप्त यौगिक है। जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको क्या कहते हैं हम? असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। और इसको यहाँ किस में बदलना पड़ेगा? सिंगल बॉन्ड में। और जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उनको क्या कहते हैं हम? संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि यहाँ से जब हमें असंतृप्त यौगिक से संतृप्त यौगिक बनाना है तो कुछ ना कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा। एक तो देखो OH आई गया है, दूसरा हो सकता है H हो। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो योगात्मक अभिक्रिया होगी। और हम जानते हैं, हमने एल्किल हैलाइडों में भी पढ़ा है कि जब हमने इन पर H और X का योग करवाया था तो हैलाइड बन गए थे। अब हमने H की जगह किसका योग, X की जगह किसका योग करना पड़ेगा? HOH, और HOH को हम क्या लिखते हैं? H2O, यानी जल का योग करवाना पड़ेगा। और जल का योग करवाने से हमें ये एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जब एल्कीन जल की योगात्मक अभिक्रिया करेंगे या जल से योगात्मक अभिक्रिया करेंगे तो एल्कोहल बनाएंगी। और एल्कीनों से एल्कोहल बनाने की अपने पास 3 विधियाँ हैं, 3 तरीके हैं, और इन 3 तरीकों में से एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहली विधि हम देखते हैं कि अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से, यानी कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। एसिड यहाँ कैटेलाइज करेगा यानी अम्ल उत्प्रेरित, अम्ल यहाँ उत्प्रेरण का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। योजन किसका होगा? जल का, जल योजन। ठीक है ना। याद रखना है बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या कहा था? जल अपघटन, जल अपघटन, क्योंकि यहाँ पर ये भी अपघटित हो रहा है और यहाँ पर ये भी अपघटित हो रहा है, दोनों ही चीज़ें अपघटित हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? योग होगा, जल योजन होगा। तो जब एल्कीनों की अभिक्रिया तनु H2SO4 से करवाते हैं तो मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार जल के योग द्वारा एल्कोहल बनते हैं। और ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों कि तनु H2SO4 और सांद्र H2SO4 दोनों का उल्टा काम है।
तनु H2SO4 के पास तनु है यानी पानी बहुत ज़्यादा है, तो जब इसके पास पानी है तो ये पानी किसी को दे सकता है, ठीक है ना, यानी पानी का योग करवाएगा, जल का योग करवाएगा, जो जल अपघटन भी करवाता है। लेकिन अगर सांद्र H2SO4 हो तो सांद्र H2SO4 का मतलब क्या हो गया, वो तनु नहीं यानी कि उसके पास पानी की कमी है, तो वो पानी को अपनी ओर खींचेगा। तो सांद्र H2SO4 हमेशा निर्जलीकरण करवाएगा ऐसे यौगिकों का जिनमें ऑक्सीजन हो, ठीक है, और तनु H2SO4 हमेशा जल का योजन करवाता है, ठीक है, यानी कि इसकी उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार, ये नियम याद रहना चाहिए आपको। मार्कोनिकॉफ का नियम हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या है कि जब किसी ध्रुवीय समूह का योग होता है तो धनात्मक हिस्सा वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो या प्रतिस्थापी कम हो, ठीक है ना। यहाँ रिएक्शन देखेंगे फिर से हमें समझ में आएगा ये कि ये एल्कीन है, जल का योग होगा, जल का मतलब क्या हुआ H+ और OH माइनस, तो एक जगह पर H जुड़ जाएगा, एक जगह पर OH जुड़ जाएगा, कहाँ H जुड़ेगा कहाँ OH जुड़ेगा इसके बारे में मार्कोनिकॉफ बताएगा, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शन देखते हैं हम। सबसे पहले हमने प्रोपीन ली, प्रोपीन यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ जिन दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है उनमें एक पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक पर दो कार्बन अटैच्ड है, दो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और यहाँ जुड़ना क्या है, एक पर हाइड्रोजन जुड़ना है, एक पर OH जुड़ना है। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि धनात्मक हिस्सा वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, या हम ये कहें कि ऋणात्मक हिस्सा वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो या प्रतिस्थापी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर तो देखो CH3 प्रतिस्थापी है, यहाँ तो है ही नहीं है, इसका मतलब क्या है OH को यहाँ जोड़ना है, OH यहाँ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी और बन जाएगा 2 प्रोपेनॉल। तो मार्कोनिकॉफ के नियम से योग हुआ और यहाँ हमने प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल बना लिया। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं कि जब हमने CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि 2 ब्यूटेन से अभिक्रिया करवाई, ठीक है, तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो जल का योग हुआ H+ और OH माइनस, तो धनात्मक हिस्सा यानी H+ कहाँ जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, तो ये CH2 का तो बन गया CH3, और OH माइनस बचा वो कहाँ जुड़ेगा, फिर बगल वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा, यानी यहाँ OH होगा, यहाँ OH जुड़ेगा तो बन जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार योग हो जाता है, ठीक है। इसकी अगर क्रियाविधि को देखें हम तो देखिए क्रियाविधि में क्या होगा, सबसे पहले अम्ल का मतलब क्या होता है, जो H+ त्यागते हैं, तो H+ त्याग दिया। अब ये तनु है इसका मतलब इसके पास जल की मात्रा ज़्यादा है, तो जो जल के अणु थे उन्होंने H+ आयनों को ग्रहण कर लिया और बना लिया H3O+, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो अब हाइड्रोनियम आयन क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो अभी इलेक्ट्रॉन स्नेही जब हो गया है तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अब इस एल्कीन पर योग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एल्कीन हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देती हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ लास्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक होगा तो किसी भी एक कार्बन पर होगा, ठीक है ना, और वो कौन सा कार्बन होगा, जहाँ पर इसको अटैक करने में बाधा नहीं आए, यानी कि केवल हाइड्रोजन जुड़ी हो, कोई बड़ा समूह जुड़ा हुआ नहीं हो। तो इसने एक जगह पर तो हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन कौन सा H+ के रूप में अटैक करेगा और H2O के रूप में वापस निकल जाएगा। यानी अल्टीमेटली हुआ क्या है कि H2SO4 का जो H+ आयन था वो इस एल्कीन पर जुड़ चुका है, ठीक है ना, और एल्कीन पर जुड़ने के बाद अब ये प्लस आयन बन गया, यानी अब ये नाभिक स्नेही बन गया। अब इस नाभिक स्नेही पर किसी नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। नाभिक स्नेही या तो हो सकता है कोई ऋणावेश या फिर हो सकता है कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म समूह। तो यहाँ जल जो निकला है इसके में जल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये नाभिक स्नेही की समान व्यवहार करेगा और इस पर अटैक करेगा यहाँ, और जब ये यहाँ इस पर अटैक करेगा तो इस पर जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर ये H तो जुड़ी चुका था, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, जो भी होगा वो एसिड जुड़ा रहेगा। अब ये बन गया यहाँ इस C से जुड़ गया ये H2O, ठीक है ना। H2O किस फॉर्म में था, H3O+ की फॉर्म में था, ठीक है ना। जिसको हम ऑक्सोनियम आयन या प्रोटोनीकृत एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रोटोनीकृत एल्कोहल के पास आकर जुड़ते हैं, ठीक है, H2O जुड़ा था तो अब ये विप्रोटोनन करेगा। यहाँ तो हुआ था प्रोटोनन का मतलब होता है प्रोटोन का जुड़ना, और प्रोटोन किसे कहते हैं, प्रोटोन H+ आयनों को कहते हैं, ठीक है। अब ये होगा विप्रोटोनन का मतलब H+ आयन जो हमने लिया था वो वापस चला जाएगा, भाई उत्प्रेरक को वापस लौटाना तो है, ठीक है ना। तो इस H+ आयन को बाहर निकाल दिया, बाहर निकाला तो H+ तो चला गया और ये बन गया एल्कोहल,
ठीक है ना। यानी कि छोटी सी बात ये है कि यहाँ पर पहले तो जल से अम्ल से जल ने H3O+ आयन बनाए, उसने फिर एल्कीन पर अटैक किया, एल्कीन पर बनने के बाद कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोधनायन है। ठीक है ना, ये कौन सा क्या बन रहा है, कार्बोधनायन। कार्बोधनायन पर फिर H2O ने नाभिक स्नेही के रूप में अटैक किया तो ऑक्सोनियम आयन बनाया है, जिसको हम प्रोटोनीकृत एल्कोहल भी कहते हैं। यानी कि अगर ये नहीं होता तो ये एक एल्कोहल होता, और एल्कोहल पर प्रोटोन जुड़ा हुआ है तो इस प्रोटोन को हटाओ, यानी कि विप्रोटोनन कर दो और एल्कोहल बन जाए। ये इसकी क्रियाविधि थी। ठीक है, और क्रियाविधि याद ना भी रहे तो हमें सीधे सीधे यही कहना है कि मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार हमें हाइड्रोजन या धनात्मक हिस्से को वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और ऋणात्मक हिस्से को वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन कम हो, और हमें उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है हाइड्रोबोरोनन। बहुत इंपॉर्टेंट विधि यूं है, इसलिए है ये क्योंकि ये अभिक्रिया में योग तो जल का ही होगा, लेकिन उत्प्रेरक के रूप में या अभिकारक के रूप में कुछ और होगा। वहाँ H2SO4 था, यहाँ पर B2H6 आएगा। ठीक है, अभिक्रिया में योग बिल्कुल ना मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही होगा। ठीक है, अभिक्रिया में योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा, लेकिन उत्पाद फिर भी मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत प्राप्त होगा। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखनी है। मैं कह रही हूँ मार्कोनिकॉफ के नियम से अभिक्रिया होती है, लेकिन उत्पाद फिर भी विपरीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो क्रियाकारक है ना वो थोड़ा बदल गया है। देखो क्या हुआ है यहाँ होगा क्या एक्चुअली, यहाँ सबसे पहले क्या होगा कि जो एल्कीन है इस पर डाइबोरेन की अभिक्रिया होगी। डाइबोरेन किसे कहते हैं, 11th में पढ़ा है हमने, B2H6 को कहते हैं। ठीक है, और ये BH3 का द्विलक होता है, यानी ये पाया इस रूप में जाता है लेकिन अभिक्रिया इस रूप में करता है। ठीक है ना, इस BH3 को समझें अगर हम, बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, इनमें बोरोन की जो विद्युत ऋणता होती है वो हाइड्रोजन से कम होती है। यानी यहाँ H पर तो माइनस आवेश माने हम और B पर प्लस आवेश माने हम। ठीक है ना, तो अब इसका इस पर योग होगा तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा है कि अगर कि यहाँ मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि धनात्मक हिस्सा वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ऋणात्मक हिस्सा वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। तो पहले तो एक हाइड्रोजन इसके पास चली जाएगी तो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है ना, और इसकी जो संयोजकता अधूरी थी वो इससे BH2 जुड़ गया। ठीक है ना, अभी बोरोन के पास हाइड्रोजन और हैं, ठीक है ना, जो प्रतिस्थापित की जा सकती हैं, तो ये फिर से अभिक्रिया करेगा इससे दोबारा अभिक्रिया करेगा तो एक H और दूसरे अणु को दे दिया जाएगा तो ये CH सिंगल बॉन्ड C, ये 2 हो जाएंगे अब इससे, और ये रह जाएगा BH, 2 अणु जुड़ गए। ठीक है, अभी इसके पास एक और है तो फिर से अभिक्रिया करेगा तीसरे एल्कीन अणु से, तीसरे एल्कीन अणु को फिर ये अपना एक H और दे देगा तो एक और ऐसा ही समूह बन जाएगा। यहाँ CH आ गया, ये समूह ऐसे के ऐसे रहे और ये बन गया थ्राइस और B। ये जो यौगिक बनता है इसको हम कहते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है ना, ट्राई एल्किल बोरेन बनता है जो कहलाता है योगोत्पाद, एडक्ट। ठीक है ना, केवल योग हुआ है और उससे उत्पन्न उत्पाद। इस योग उत्पाद का अब हमें करवाना पड़ता है जल अपघटन। जल अपघटन करवाने के लिए हमें लेना पड़ता है यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड, और माध्यम देना होता है क्षारीय माध्यम के लिए हम NaOH का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है ना, क्षार की उपस्थिति में H2O2 के साथ उबालते हैं तो H2O2 की संरचना इस तरह की होती है, खुली किताब के समान, है ना, इस तरह की संरचना होती है। तो ये यहाँ से टूटता है। ठीक है, जब यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर भी एक OH यहाँ से फ्री हो गया, एक OH यहाँ से फ्री हो गया, और ये बंध भी यहाँ से टूटेगा तो 3 समूह तो ये बचेंगे, तीनों से OH जुड़ जाएंगे, 3 समूह ये बचेंगे, 3 और B से जुड़ जाएंगे तो B से तो जुड़कर बना लेंगे H3BO3, और यहाँ ये जो समूह बच रहे थे ये H था, ये जो भी श्रृंखलाएं जुड़ी हुई थी इससे जुड़ गया OH तो ये बन गया एल्कोहल। ठीक है ना, देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लिया एथीन, है ना, एथीन की BH3 से अभिक्रिया करवाई, मैं इसको लिख देती हूँ HBH2 की फॉर्म में। क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर H माइनस के रूप में निकलेगा तो ये यहाँ पर H यहाँ जुड़ गया तो ये तो बन गया CH3, ये CH3 बन गया। ठीक है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन पहले जुड़ी हुई थी, यहाँ BH2 जुड़ गया। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो एक और अणु से अभिक्रिया करवा दी तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगी तो ये CH3
और ये CH2 ही रहेगा। CH3 CH2 पहले जुड़ा हुआ है तो अब 2 हो जाएंगे इसके साथ जुड़े और BH जुड़ जाएगा। फिर एक और एथीन को जोड़ देते हैं तो ये भी इसकी हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगी तो CH3 CH2 और जुड़ गया तो ट्राई एल्किल बोरोन बन गया। ठीक है ना। अब ये बन गया योगोत्पाद। अब इसका हम जल अपघटन करवाएंगे H2O2 से क्षार की उपस्थिति में। तो H2O2 देखा 2 OH, एक OH अगर एक के पास गया तो एक OH इसके पास आ जाएगा। यहाँ कितने अणु हैं? ये 3। तो तीनों के 3 अणुओं से 3 OH जुड़ जाएंगे। 3 OH जुड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 3 लेने पड़ेंगे ये, तो 3 OH और बच गए। 3 OH बचे हैं जो इस B से के साथ जुड़ जाएंगे और बना लेंगे H3BO3। इसको हम कहते हैं बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तो हमें मार्कोनिकॉफ के नियम की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि ये सममित एल्कीन थी। अब हम असममित एल्कीन यानी कि बात करते हैं इसके बारे में, प्रोपीन के बारे में। प्रोपीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो देखो मार्कोनिकॉफ क्या कहेगा कि इसका ऋणात्मक हिस्सा वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो, तो ये हाइड्रोजन यहाँ इसके पास आ जाएगी। तो ये CH3 था, ये CH2 बन जाएगा, ये भी CH2 ही रहेगा और यहाँ से ये B जुड़ जाएगा तो ये जुड़ गया। ठीक है ना, प्रोपिल बोरेन बन गया। अब यहाँ पर एक अणु और आएगा तो ये एक हाइड्रोजन को फिर इसको दे देगा। यही मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग से होनी है रिएक्शन तो। ठीक है ना, तो ये CH3 CH2 बन जाएगा, पूरा का पूरा यहीं और जुड़ जाएगा तो ये होल ट्वाइस हो गया, 2 अणु जुड़ गए। ठीक है ना, फिर अभी एक हाइड्रोजन और है तो एक प्रोपिन ने और अभिक्रिया की तो ये H फिर इसके पास आ जाएगा तो ये भी CH3 CH2 हो जाएगा तो ये भी इसके पास चला गया तो ये होल थ्राइस हो गया, तो बन गया ट्राई प्रोपिल बोरोन। ठीक है ना, अब ट्राइपुल प्रोपिल बोरोन का हमने करा दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से अपघटन क्षार की उपस्थिति में, तो यहाँ से इसका बंध टूट गया और यहाँ से ये टूटते हैं H2 और OH में, तो 3 CH3 CH2 होंगे, तीनों से एक एक OH जुड़ जाएंगे तो ये बन गया प्रोपेनॉल और यहाँ पर H3BO3 शेष रह जाएगा। ठीक है ना, तो देखो अभिक्रिया हमने बिल्कुल मार्कोनिकॉफ के नियम से करवाई थी, तो अभिक्रिया का में योग तो नाभिक मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही हुआ है। लेकिन जब हमने अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन देखा था तो उसमें बना था, देखिए उसमें बना था जब प्रोपीन का हमने तनु H2SO4 से अभिक्रिया करवाई ही तो बना था 2 प्रोपेनॉल। OH जुड़ा था यहाँ और H जुड़ा था यहाँ, लेकिन यहाँ देखो यहाँ जब बोरोनीकरण करवाया है तो बना है प्रोपेनॉल, यानी कि उल्टा। तो उत्पाद तो मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत मिल रहा है। नियम से तो मिलना चाहिए था 2 प्रोपेनॉल, लेकिन मिल रहा है प्रोपेनॉल। लेकिन फिर भी अभिक्रिया नियम के अनुसार ही हुई है, और अनुसार होने का कारण क्या था, यहाँ पर धनात्मक हिस्सा था H+, जबकि इस अभिक्रिया में H+ हो गया है ऋणात्मक हिस्सा, ये माइनस है। ठीक है, तो प्लस और माइनस का अंतर होने की वजह से जहाँ हाइड्रोजन इसमें जुड़ी थी उसकी विपरीत जगह पर इसमें जुड़ गई है, इसीलिए हमें उत्पाद विपरीत प्राप्त होता है। हम इस अभिक्रिया को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है, ये है ना। प्रोपीन के 3 मॉलिक्यूल लिए, एक BH3 था, योग करके बना लिया इसने CH3 CH2 यानी कि तीनों की तीनों हाइड्रोजन इसको दे दी, तीनों मॉलिक्यूल को, तो ये तो हो गया होल थ्राइस और B, ये बन गया ट्राई प्रोपिल बोरोन। ठीक है ना, और इसका करवा देंगे हम जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में, क्षारीय माध्यम में या NaOH की उपस्थिति में। तो क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 है ही, OH जुड़ जाएगा, प्लस में H3BO3 बन जाएगा, यानी कि बन जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है ना, शॉर्ट में जो हमने पूरी रिएक्शन इतनी लंबी लिखी है यहाँ तक, उसको हम इकट्ठा ही ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अब तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। ठीक है, दोनों विधियों की तुलना में थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन है और बिल्कुल मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगी। अभिकारक उत्प्रेरक बदल जाते हैं, होना जल का ही योजन है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, वही प्रोपीन का एग्जाम्पल लेते हैं, मार्कोनिकॉफ का नियम समझ में आ जाएगा। हमने देखा था कि मार्कोनिकॉफ के नियम के हिसाब से जब प्रोपीन पर जल योजन होता है तो 2 प्रोपेनॉल बनता है, तो यहाँ भी देखो 2 प्रोपेनॉल ही बनेगा। कैसे बनेगा कि देखो, जब पहले हम एल्कीन का हम जल योजन कर पाएंगे, यानी एल्कीन पर जल की अभिक्रिया करवानी है, किसकी उपस्थिति में, एक तो उत्प्रेरक अभिकारक लेना है हमें मर्क्यूरिक एसीटेट, है ना, इसको हम कहते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट।
ठीक है ना, और माध्यम देता है THF। THF को हम कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, है ना। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में जब मर्क्यूरिक एसीटेट और जल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो इस पर योगात्मक अभिक्रिया होगी, सिंपली, ठीक है ना। क्या होगा कि ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है, मर्क्यूरिक एसीटेट का मतलब है Hg से OCOCH3 और एक और OCOCH3, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और क्या लिया है हमने H+ और OH- जो कि जल में है, तो क्या होगा, पहले तो ये एक H+ तो इसके साथ निकल जाएगा। क्या निकल गया, ये एक तो हट गया एसिटिक एसिड। अब क्या बच गया, एक तो बच गया OH- और एक ये जो समूह बचा है इसमें Hg बचा, Hg धातु है तो इस पर बचेगा प्लस, यानी अब योग किसका होगा, OH- का और इस मर्क्यूरिक एसीटेट आयन का, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के हिसाब से होगा, प्लस हिस्सा वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ये प्लस हिस्सा, ये वाला जो प्लस हिस्सा बच रहा है ना मेरा Hg वाला, ये तो जुड़ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो देखो ये जुड़ गया Hg OCOCH3, ये OCOCH3 है ना। और जो OH- हिस्सा था, ऋणात्मक हिस्सा कहाँ जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन कम हो, तो ये यहाँ जुड़ गया। तो ये बन गया एक योगोत्पाद, ये जिसको हम योगज भी कह देते हैं, ठीक है ना, योगज, जिसमें केवल योग हुआ था। अब इसका हम अपचयन करवाएंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन प्रदान करेगा ये, और जब हाइड्रोजन प्रदान करेगा तो ये इस बंध को तोड़ेगा यहाँ से। तो जब इस बंध को तोड़ेगा तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगी, तो ये तो बन गया CH3, ठीक है ना। और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन बची है वो इस ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक एसिटिक एसिड और निकल जाएगा और मरकरी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में हुआ था पहले ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, यानी कि ऑक्सीजन और मर्क्यूरीकरण, यानी मरकरी जुड़े थे, करण हुआ था यानी कि जुड़े थे। फिर हो गया विमर्क्यूरीकरण, यानी मरकरी वापस बाहर निकल गया। तो मरकरी वापस बाहर निकल गया और उत्पाद हमें मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही होता है। सबसे पहले हमने देख लिया था ना कि प्रोपीन का जब जलयोजन होता है तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार 2-प्रोपेनॉल बनना चाहिए, तो 2-प्रोपेनॉल बन रहा है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने प्रोपीन ली, जल का योग करवाया है, पहले तो करवाया है मर्क्यूरिक एसीटेट और THF से, THF और मर्क्यूरिक एसीटेट से, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पर क्या करवाया है, NaBH4 से, तो हमारा बन गया 2-प्रोपेनॉल। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एल्केनॉल का निर्माण हम हेलो एल्केनॉन एल्किल हैलाइडों से कैसे कर सकते हैं और एल्कीनों से कैसे कर सकते हैं। एल्कीनों से जब हमें एल्कोहल बनाने हैं तो हमें हमेशा जल का योग करवाना पड़ेगा। जल का योग करवाने के लिए हम अम्ल को ले सकते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तो उसे अम्लोत्प्रेरक जलयोजन कहते हैं। या ऑक्सीजन मर्क्यूरी का यौगिक ले सकते हैं तो इसको ऑक्सीमर्क्यूरण विमर्क्यूरीकरण कहते हैं। इन दोनों में मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार उत्पाद प्राप्त होता है। तीसरी विधि हमने जो देखी थी वो हाइड्रोबोरोनन देखा था, जिसमें अभिक्रिया तो हुई थी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही, ठीक है ना, लेकिन उत्पाद प्राप्त होता है मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत। मुझे लगता है ये 2 कंपाउंड यानी एल्किन और हेलो एल्किनों से एल्कोहल प्राप्त करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।